नहीं, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। रिया को अपने बगल में सोया हुआ देखकर ना सिर्फ गौतम के होश उड़ जाते हैं, बल्कि उसे सबसे पहला ख्याल अंजलि के बारे में आने लगता है। न जाने क्यों उसे ऐसा लगने लगता है जैसे पिछली रात कुछ बहुत ही गलत हुआ है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? आखिर क्या हुआ था कल रात को? वो पार्टी, शोर शराबा, मैं बेहोश हो गया था। गौतम को बस इतना याद आता है कि रिया उसे किसी तरह से इस कमरे तक लाई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? गौतम खुद में ही बड़बड़ाता हुआ खुद को किसी मुजरिम की तरह सामने दीवार पर लगे आईने में देखने लगता है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे मैंने कोई गुनाह किया है? गौतम एक पल के लिए खुद से ही सवाल करने लगता है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा तो गौतम गुनहगार कैसे हुआ? आखिर उसे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसने अंजलि को बहुत बड़ा धोखा दिया है? गौतम अभी सोच ही रहा होता है कि रिया की भी नींद खुलने लगती है। गुड मॉर्निंग, अपनी आंखें मलते हुए रिया कहती है। गौतम उम्मीद करता है कि रिया उसे बताएगी कि जैसा वो सोच रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन रिया उठकर सीधा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तभी बहुत ही घबराते हुए गौतम कहता है, रिया, कल रात को हमारे बीच कुछ अमीन। बस इतना कहकर गौतम चुप हो जाता है। रिया 2 सेकंड के लिए खड़े होकर गौतम को देखती है। उसके चेहरे से गौतम को कुछ समझ नहीं आता और फिर वो चुपचाप वॉशरूम के अंदर चली जाती है। रिया के कुछ ना कहने से गौतम के दिमाग में और भी ज्यादा तूफान उठने लगते हैं। वो न जाने क्यों खुद को रोक नहीं पाता है और बिना 1 मिनट भी गवाए वो उस कमरे से निकलने लगता है और जाते हुए रिया से कहता है, रिया, मैं जा रहा हूँ, जरूरी काम है। न जाने क्यों और गौतम सीधा अंजलि से मिलना चाहता था। उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने दिखना चाहता था। वॉशरूम में रिया शावर लेने लगती है। न जाने क्यों वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। तुम सुन रही हो रिया? गौतम फिर से कहता है, पर फिर भी कोई जवाब नहीं आता। तब गौतम अपने पहने हुए कपड़ों के पॉकेट्स पर हाथ रखता हुआ कुछ ढूंढने लगता है। मेरा फोन कहाँ है? गौतम खुद से अपना फोन ढूंढते हुए कहता है। फोन मिलते ही गौतम बस रिया के फोन पर एक मैसेज छोड़ देता है कि उसे बहुत अर्जेंट काम आ गया है, इसीलिए वो जा रहा है। मुझे जानना भी नहीं क्या हुआ था कल, बिल्कुल नहीं जानना। गौतम मन में सोचता है, क्योंकि उसको खुद ही डर लगने लगता है कि कहीं रिया वही ना बोल दे जिस बात को वो सुनना नहीं चाहता है। अरे हटो सामने से, गौतम हॉर्न बजाता हुआ गाड़ी को बहुत ही तेजी से ड्राइव कर रहा होता है। एक तो वैसे ही अंजलि की जिंदगी को लेकर कुछ पक्का नहीं है, ऊपर से आखिरी के दिनों में इस तरह की चीजें होना लानत है। गौतम खुद पर ही गुस्सा करता है। मुझे अंजलि मिले या ना मिले, लेकिन मेरी मोहब्बत अंजलि ही रहेगी। गौतम के मुंह से उसके दिल की बात निकल जाती है। अरे अरे, हे भगवान! अचानक से एक बूढ़ी औरत चिल्लाई, जो एकदम से गाड़ी के सामने आ गई थी। ओह शिट! गौतम का पैर ब्रेक पेडल पर पड़ता है और गाड़ी का पहिया खिसकते हुए गाड़ी सड़क पर एकदम से रुक जाती है। वो बूढ़ी औरत बाल बाल बजती है। ए, अंधा है क्या? सुबह सुबह पीकर चला रहा है क्या? कोई गौतम पर चिल्लाता है। सड़क पर गौतम की गाड़ी के पीछे कई सारी गाड़ियां एकदम से रुक जाती हैं और हॉर्न बजने लगते हैं। उस बूढ़ी औरत के चेहरे का रंग सफेद पड़ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे आज उस बूढ़ी औरत ने मौत को बहुत करीब से देख लिया था। सॉरी सॉरी माता जी, माफ कीजिएगा, आप ठीक तो है ना? गौतम जल्दी से अपने ख्यालों की दुनिया को दरकिनार करते हुए उससे कहता है और रियलिटी में आ जाता है, इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो जाए। यहाँ निशा के घर पर जब फ्रेश होकर रिया वॉशरूम से वापस आती है तो गौतम का मैसेज अपने फोन में देखकर उसे अच्छा नहीं लगता कि गौतम उसे अकेला छोड़कर वहां से जा चुका है। उसी खराब मूड में वो तैयार होकर कमरे से बाहर नीचे हॉल में आती है, जहाँ उसकी दोस्त निशा ब्रेकफास्ट पर उसका इंतजार कर रही होती है। निशा रिया का उदास चेहरा देखकर पूछती है, क्या हुआ? सब ठीक था ना कल रात को? आखिर हुआ क्या तुम दोनों के बीच? जीजू भी एकदम से क्यों चले गए? तेरा भी चेहरा उतरा हुआ है, कुछ बात नहीं बनी क्या? रिया इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती है। वो बस धीमी आवाज में कहती है, मैं
जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। लेकिन निशा समझ जाती है कि रिया उससे कुछ तो छुपा रही है। वो जैसे ही उससे कुछ दोबारा पूछना शुरू करती है, रिया फौरन अपना आपा खोते हुए निशा से कहती है, तुम्हें किसने कहा था ड्रिंक में कुछ मिलाने को? मैंने कहा था क्या? मैं अपने हिसाब से कर लेती ना हैंडल। निशा एकदम से हैरान रह जाती है। अरे यार, तू कैसी बात कर रही है? इससे पहले कि निशा आगे कुछ कहती, रिया चुपचाप पलटकर वहां से चली जाती है। रिया के दिमाग में अभी तक वो बात घूम रही थी जब आधी बेहोशी में गौतम ने अंजलि का नाम लिया था। यहाँ गौतम जैसे ही अंजलि के होटल पर आता है और अंजलि दरवाजा खोलती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि आज गौतम कुछ जल्दी ही आ गया था। उसे देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो फ्रेश होकर आया है। अंजलि कुछ समझ नहीं पाती है। वो पूछती है, तुम ठीक हो ना गौतम? गौतम अपने चेहरे को थोड़ा काम करता है ताकि अंजलि को कुछ पता ना चले कि उसके मन में क्या चल रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर गौतम सीधा कमरे के अंदर दाखिल होता है और अंजलि से नजर मिलाने की कोशिश नहीं करता। वो सीधा वॉशरूम की तरफ मुंह धोने के लिए चला जाता है। लेकिन अंजलि का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखते ही गौतम के दिल में एक अलग ही राहत सी महसूस होने लगती है। उसके दिमाग को कुछ शांति मिल जाती है। लेकिन वॉशरूम जाने से ठीक पहले ही गौतम की नजर फर्श पर पड़े उन कागज के टुकड़ों पर पड़ती है जो पिछली रात को अंजलि ने फाड़कर फेंके थे। गौतम उस कागज को जैसे ही उठाकर पढ़ने वाला होता है, अंजलि झट से उसके हाथ से वो कागज ले लेती है। कुछ नहीं, कचरा है। ये कहकर अंजलि जल्दी से उन 2-3 कागज के टुकड़ों को लेकर सीधा डस्टबिन में फेंकने चली जाती है। गौतम को कुछ तो अजीब लगता है। फ्रेश होने के बाद गौतम अंजलि के पास आकर उसे उसकी दवाई देने लगता है। लेकिन वहीं अब अंजलि को भी अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके अंदर चल रहे उतार चढ़ाव को और भी ज्यादा झकझोर रहा है। रहने दो, मैं खुद ले लूंगी, अंजलि गौतम को रोकते हुए कहती है। गौतम कंफ्यूज होकर अंजलि को यूं ही दिखने लगता है। अंजलि फिर थोड़ा अपने टोन को ठीक करते हुए कहती है, मेरा मतलब, तुम क्यों परेशान होते हो मेरे लिए? मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ। ये कहकर अंजलि वो दवा खुद ही लेकर खाने लगती है। फिर वहां से उठकर जाते हुए कहती है, इतना ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इतनी सुबह सुबह यहाँ नहीं आना चाहिए था। इससे पहले कि अंजलि दूसरे रूम में जाती, गौतम उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके तरफ मुड़कर उसकी आंखों में देखकर पूछता है, अंजलि, क्या चल रहा है? सब ठीक है ना? अंजलि गौतम से आंखें नहीं मिलाना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं उसका इमोशन उस पर हावी ना होने लगे। इसीलिए वो कहती है, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन गौतम जोर देने लगता है, सच बताओ अंजलि, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर झूठ मैं पलक झपकते ही पकड़ सकता हूँ। इससे पहले कि गौतम एक शब्द भी आगे कहता, अंजलि अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, तुम्हें लगता है तुम्हें सब कुछ पता है? तो कुछ नहीं पता है तुम्हें। प्लीज मुझे ऐसे ही छोड़ दो, मैं ठीक हूँ। ये कहकर अंजलि गुस्से में अपना हाथ छुड़ाती है और दूसरे रूम में जाते हुए कहती है, आज डॉक्टर्स के साथ मेरी मीटिंग है, मुझे निकलना है। गौतम बड़ी उम्मीद से पूछता है, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? लेकिन अंजलि मना कर देती है। गौतम को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर वो अंजलि से कहता है कि वो वंश और विवान को अपने साथ ले जाना चाहता है। अगर अंजलि कुछ देर के लिए वहां नहीं होगी तो वंश और विवान को थोड़ा घुमा भी देगा। उसी दिन अंजलि और स्वास्तिका डॉक्टर्स के साथ बैठकर एंटीडोट पर प्रोग्रेस के बारे में बात करती हैं। डॉक्टर अंजलि और स्वास्तिका को एंटीडोट के बारे में सारी डिटेल समझाते हैं कि आखिर उनका काम कहाँ तक पहुंचा है और एंटीडोट के सक्सेसफुल होने का कितना चांसेस लग रहा है। अंजलि का ध्यान बहुत ज्यादा डिटेलिंग पर तो नहीं होता, लेकिन इस बात पर जाकर अटक जाता है जब डॉक्टर कहता है, हमने आपके ब्लड सैंपल पर जो टेस्ट रन किया था उससे काफी कुछ पता चला है। हमारा अंदाजा था कि हमारे बनाए हुए नए ड्रग का आपके ब्लड में जो वायरस है उस पर 40% असर दिखाई देगा, लेकिन सिर्फ 5% का ही असर दिखाई दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह फेल हो गए हैं। इनफैक्ट ड्रग कुछ तो काम कर रहा है, हम इसका इफेक्ट बढ़ा सकते हैं। हमें और एक उम्मीद मिली है जिससे हमारा यकीन भी अब मजबूत हो रहा है कि एंटीडोट बन सकता है।
ये सुनते ही अंजलि की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकने लगती है। ठीक वहीं पर वो वार्ड बॉय जिसे प्रभाकरण ने पैसे खिलाए थे, खड़ा होकर ये सारी बातें दूर से ही सुन रहा होता है। और अंजलि उसकी तरफ जैसे ही देखती है, वो वार्ड बॉय बड़े ही प्यार से मुस्कुराता है। अंजलि उसकी मुस्कुराहट में कुछ ज्यादा ही शहद घुला हुआ महसूस कर रही थी। उसे थोड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन वो फिर दोबारा डॉक्टर की बात सुनने लगती है। ये वार्ड बॉय प्रभाकरण से मिला हुआ है। इसकी खबर अंजलि को कहीं से कहीं तक नहीं है। वार्ड बॉय सारी बातें सुनने के बाद जल्दी से अकेले जगह पर आता है और फिर प्रभाकरण को फोन लगाता है। प्रभाकरण फोन उठाते ही पूछता है, हाँ बोलो, क्या खबर है? वार्ड बॉय यहाँ वहां देखकर धीमी आवाज में कहता है, साहब मेरे को ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आता, लेकिन बात सुनकर यही लगा कि इन लोगों का काम हो जाएगा। ये सुनते ही प्रभाकरण के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। फिर एकदम से प्रभाकरण का एक्सप्रेशन बदलता है। एक डिटर्मिनेशन के साथ वो वार्ड बॉय से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रभाकरण वार्ड बॉय को बड़े ही ध्यान से कुछ बात समझाता है, लेकिन वो सारी बातें सुनने के बाद वार्ड बॉय एकदम से कहता है, अरे नहीं नहीं साहब, इसमें तो बड़ा रिस्क है। ऊपर से मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ, कहीं कोई इंजेक्शन इधर का उधर हो गया तो? प्रभाकरण कहता है, सीधा बोलना, तेरे को कितना चाहिए? वार्ड बॉय थोड़ा सा हिचकिचाता है, क्योंकि प्रभाकरण ने उसके लालच को पकड़ लिया था। एकदम से थोड़ा शर्माते हुए वार्ड बॉय कहता है, 2 करोड़ साहब, मुझे भी करोड़पति बनना है। इतना डेंजरस काम दे रहे हो, इतना तो लगेगा ही। वहीं दूसरी तरफ अंजलि और स्वास्तिका दोनों ही कार में थी। स्वास्तिका ड्राइव करते हुए अंजलि से पूछती है, गौतम क्यों नहीं आया? अंजलि कुछ देर के लिए चुप रहती है। गौतम का जिक्र होने पर ही अंजलि के चेहरे पर एक हल्की सी गुस्से की झलक दिखाई देने लगती है। पता नहीं, बस इतना कहकर अंजलि चुप हो जाती है। लेकिन स्वास्तिका कहती है, एक्चुअली एक म्यूचुअल फ्रेंड से पता चला था कि कल गौतम और रिया एक पार्टी में गए थे। तुम्हें थोड़ा स्ट्रेंज नहीं लगता? आई मीन, इतना कहकर स्वास्तिका कुछ सोचने लगती है। अंजलि जानती थी कि स्वास्तिका क्या सोच रही है, कि आखिर गौतम अंजलि से ज्यादा रिया पर कब से ध्यान देने लगा। वहीं दूसरी तरफ अंजलि के दिमाग में ये बात भी चलने लगती है, आखिर रिया का इरादा क्या हो सकता है? इतनी जल्दी इतना बड़ा बदलाव आ जाना, ये बात हजम नहीं हो पा रही है। स्वास्तिका अंजलि को यूं सोच में डूबा हुआ देखकर उससे कहती है, ज्यादा सोचो मत अंजलि, जो होगा अच्छा ही होगा। अंजलि एक फ्लैट टोन में जवाब देती है, थैंक्स। अंजलि का मूड खराब है, ये बात स्वास्तिका अच्छी तरह समझ जाती है, इसीलिए वो आगे कुछ नहीं कहती है। अंजलि अपने ख्यालों से फौरन बाहर आती है। तुम गौतम के घर ले चलो, मुझे बच्चों को पिक करना है। अंजलि के कहने पर स्वास्तिका फौरन गाड़ी मोड़ लेती है। अंजलि जैसे ही गौतम के घर पहुंचती है, तो घर में एंटर करते ही वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि रिया वंश का कान पकड़कर ऐंठ रही है। बोल, करेगा दोबारा ऐसा? रिया! अंजलि रिया पर गुस्से में चिल्लाती है, खबरदार जो मेरे बच्चे के साथ दोबारा ऐसा किया तो। अंजलि अपना आपा खो देती है। रिया अंजलि की आंखों के सामने वंश का कान ऐंठ रही होती है, और ये देखते ही अंजलि का खून खौल जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो रिया को अच्छा खासा सुना रही। लेकिन अपने गुस्से को काफी हद तक काबू में करते हुए अंजलि आगे बढ़ती है और रिया से कहती है, बच्चों को ऐसे हैंडल किया जाता है क्या? रिया एक बार वंश की तरफ देखती है और धमकाते हुए पूछती है, बता दो तुम्हारी माँ को? वंश जल्दी से नामे गर्दन हिलाते हुए रिक्वेस्ट करता है कि रिया अंजलि को कुछ ना बताए, लेकिन अंजलि एकदम से कहती है, रिया मैं जानती हूँ, बच्चा है, कोई शरारत तो की ही होगी इसने, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सीधा कान ऐंठ कर उसे पनिश कर दो। बच्चों को समझाया भी तो जा सकता है ना। रिया एकदम से कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैंने इसे कुछ समझाया नहीं होगा क्या, जो तो मुझे इतना जल्दी जज करने लगी? इससे पहले कि रिया आगे कुछ कहती, अंजलि वंश का हाथ पकड़ती है और विवान को भी आवाज लगाती है। रिया कंफ्यूज होकर सोचने लगती है कि अचानक से अंजलि को क्या हुआ। विवान दौड़ता हुआ
अंजलि के पास आता है और अंजलि रिया से कहती है, मैं अपने बच्चों को वापस ले जाने आई थी, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। ये कहकर अंजलि सीधा वंश और विवान को वहां से ले जाती है। वंश और विवान को लेकर अंजलि स्वास्तिका के साथ होटल पहुंचती है। रिया की उस हरकत से अंजलि का मूड अभी तक खराब था, इसलिए वो वंश और विवान को चुपचाप कमरे के अंदर जाने के लिए कह देती है। स्वास्तिका अंजलि से कहती है, अरे बाबा, तुम इतना ज्यादा पैनिक क्यों करने लगी? थोड़ा सा कान ही तो बैठा था उसने। तभी अचानक से अंजलि बेबस होकर और इरिटेट होकर कहती है, तुम बात को समझ नहीं रही हो, मैं अभी के लिए नहीं परेशान हो रही हूँ। अंजलि के ऐसा कहते ही स्वास्तिका फौरन समझ जाती है कि अंजलि के कहने का क्या मतलब है। एक गहरी सांस लेकर अंजलि सोफे पर बैठ जाती है। स्वास्तिका उसके पास आकर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। तुम फ्यूचर का सोच रही हो ना? अचानक से स्वास्तिका की बात सुनते ही अंजलि की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मेरे बच्चों का क्या होगा, बस यही सोचकर मुझे उनकी सबसे ज्यादा फिक्र लगी रहती है। स्वास्तिका ये कहने ही वाली होती है कि अंजलि बहुत ज्यादा नेगेटिव होकर सोच रही है, लेकिन अंजलि उसे चुप रहने का इशारा करती है और फिर कहती है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं वंश और विवान को बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगी। कम से कम बाकी बच्चों के बीच में रहेंगे तो शायद इस बात को वो भूल सके कि उनकी माँ नहीं है। स्वास्तिका फौरन डांटते हुए कहती है, कुछ भी मत बोलो अंजलि, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अंजलि एकदम से झूठी हंसी हंसकर कहती है, मुझे लगता है हमें थोड़ा लॉजिकल होकर ही चलना चाहिए इस बात पर। स्वास्तिका भी कुछ नहीं कह पाती है, क्योंकि ये बात सच है कि इमोशनल होकर तसल्ली दे देने से कोई सोल्यूशन तो नहीं निकलता। ये तो एंटीडोट ही फैसला करेगा कि अंजलि की जान बचेगी या नहीं। यहाँ गौतम अपने घर पर सिर्फ अंजलि के बारे में ही सोच रहा है, क्योंकि उसका रवैया उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। आखिर में गौतम से बर्दाश्त नहीं होता तो वो सीधा फोन उठाकर अंजलि को फोन लगाने लगता है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब अंजलि फोन का जवाब नहीं देती। आखिर क्या बात है अंजलि, क्या हो गया है तुम्हें? गौतम अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए अंजलि का नंबर दोबारा से डायल करता है, लेकिन एक बार फिर से अंजलि कोई जवाब नहीं देती। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? गौतम चिढ़ते हुए कहता है और फिर अंजलि को मैसेज करता है, प्लीज फोन तो उठाओ अंजलि, बात क्या है, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। गौतम अंजलि से मिलने के लिए फौरन निकल जाता है। वो उससे मिलकर साफ साफ बात करना चाहता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अंजलि गौतम का फोन इसीलिए नहीं उठा रही थी क्योंकि वो अपना फोन कार में ही भूल आई थी। दरअसल अंजलि उस बोर्डिंग स्कूल में बैठी है जहां पर उसे वंश और विवान का एडमिशन करवाना है, लेकिन अभी अंजलि ने अपना डिसीजन फाइनल नहीं किया है। वो उस बोर्डिंग स्कूल के टीचर से मिलकर उस स्कूल को देखना चाहती है और फिर पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाना चाहती है कि वंश और विवान वहां पर खुश रहेंगे कि नहीं। वहां पर बच्चे किस तरह से रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। बोर्डिंग स्कूल की टीचर अंजलि को सारा हॉस्टल, क्लासरूम सब कुछ दिखाने लगता है और फिर अंजलि को समझाता है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपके बच्चे यहाँ बिल्कुल अच्छे से रहेंगे। आप जब चाहे आकर उनसे मिल सकती हैं अपने हस्बैंड के साथ। ये सुनते ही अंजलि के दिल में एक उदासी छा जाती है। बस यही तो एक बात थी जिसका अंजलि को अफसोस था कि वो वंश और विवान से मिलने कैसे आ सकती थी। अगर सच में ऐसी नौबत आ गई कि वंश और विवान को इस बोर्डिंग स्कूल में आना पड़ा तो इसका मतलब यही होगा कि अंजलि इस दुनिया में ही नहीं बची। उस बोर्डिंग स्कूल को अच्छे से देखने के बाद जब अंजलि वापस अपनी कार में आकर बैठती है तो गौतम का मैसेज देखते ही रिप्लाई करती है, मुझे भी तुमसे जरूरी बात करनी है, मैं आ रही हूँ। अंजलि इस बोर्डिंग स्कूल से सीधा होटल जाती है। अंजलि का मैसेज देखते ही गौतम होटल पहुंचकर अंजलि के वापस आने का इंतजार करने लगता है। गौतम को खबर भी नहीं होती है कि अंजलि वंश और विवान के लिए बोर्डिंग स्कूल देखने गई थी। जैसे ही अंजलि आती है गौतम पहले ही सवाल करने लगता है, लेकिन अंजलि बहुत ही सीरियस दिखाई देती है। गौतम पूछता है, क्या हुआ,
सब ठीक तो है ना? अंजलि गहरी सांस लेकर गौतम को आराम से बैठ जाने के लिए कहती है। कुछ जरूरी बात करनी है। गौतम चुपचाप बैठकर ध्यान से सुनने लगता है और फिर अंजलि उसे अपने फैसले के बारे में बताती है जो वंश और विवान के लिए वो तय कर चुकी है। लेकिन ये सुनते ही गौतम एकदम से बिगड़ते हुए कहता है, हरगिज नहीं। बोर्डिंग स्कूल में मैं रह चुका हूँ। बचपन में 2 साल के लिए गया था। दिमाग पर कैसा असर पड़ता है बच्चों के मैं समझ सकता हूँ। और इस उम्र में तो बोर्डिंग स्कूल भेजना बिल्कुल ठीक नहीं है। कहीं उन्हें ये ना लगने लगे कि वो अकेले हैं। अंजलि गौतम को समझाने की कोशिश करती है कि वो जो भी सोच रही है फ्यूचर को देखकर सोच रही है। लेकिन ये सुनकर गौतम और भी ज्यादा भड़क जाता है। क्या फ्यूचर फ्यूचर लगा रखा है? फ्यूचर किसी ने नहीं देखा और जो होगा ठीक होगा। मुझे इससे आगे कुछ नहीं सुनना है। जब अंजलि देखती है कि गौतम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है तो फिर वो भी अपना तरीका बदलते हुए कहती है, बहुत हो गया। अगर ऐसी बात है तो फिर हमें बच्चों से खुद ही पूछ लेना चाहिए। फिर वो जो कहेंगे हम वही फैसला लेंगे। ये सुनते ही गौतम एक पल के लिए भी देर नहीं करता क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि वंश और विवान बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए कभी नहीं मानेंगे। हाँ हाँ, बुलाओ बच्चों को, उन्हीं से पूछ लेते हैं, बात ही खत्म हो जाएगी। हमें उलझने की क्या जरूरत है? वंश, विवान, ये कहकर गौतम दोनों बच्चों को आवाज लगाता है लेकिन कोई आता नहीं है। 2 बार, 3 बार, 4 बार आवाज लगाने के बावजूद भी कोई नहीं आता है। तो गौतम और अंजलि वंश और विवान के रूम में जाकर देखते हैं पर वहां कोई नहीं होता। कहाँ है ये दोनों? गौतम अंजलि से पूछता है। यही कमरे में तो थे। मैंने समझा कर ही थोड़ी देर के लिए किसी काम से गई थी। तुम्हें क्या लगा? गौतम कहता है, मुझे लगा तुम्हारे साथ गए होंगे। तुम यहाँ वापस अकेले आई तो लगा नीचे पार्क में खेल रहे होंगे। ये सुनकर अंजलि अब घबरा जाती है क्योंकि वो वंश और विवान को अपने साथ नहीं ले गई थी। गौतम और अंजलि जल्दी से होटल के नीचे सड़क के पार वाले पार्क में जाते हैं जहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं। लेकिन वंश और विवान उन्हें वहां नहीं मिलते। अंजलि टेंशन में आ जाती है। गौतम अंजलि की घबराहट को देख लेता है और उसे समझाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, आसपास ही होंगे। काफी देर तक अंजलि और गौतम वंश और विवान को ढूंढते हैं लेकिन उन दोनों का अता पता नहीं होता, ना होटल में और ना ही बाहर किसी पार्क में। गौतम घबरा कर जल्दी से रिया को फोन भी लगाता है। वंश और विवान को तुम ले गई हो क्या वहां? घर पर तो नहीं है ना? रिया कंफ्यूज होकर पूछती है। मैं क्यों ले जाऊंगी? अंजलि तो खुद ही ले गई है ना यहाँ से। क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है क्या? रिया ने अभी पूरी तरह से पूछा भी नहीं था कि गौतम फोन काट देता है। यहाँ वंश और विवान होटल से काफी दूर किसी एक बस स्टॉप पर बैठे हुए थे। वंश कहता है, हमें वापस चले जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता हम लोग ठीक कर रहे हैं। लेकिन विवान कहता है, वापस जाएंगे तो तूने सुना नहीं कि हमारे साथ क्या करने वाले हैं? वो दोनों हमें बोर्डिंग स्कूल में डालने वाले हैं। चलो दिल्ली दिल्ली दिल्ली। एक बस कंडक्टर आवाज लगाते हुए टिकट काट रहा होता है। वंश और विवान एक दूसरे को देखते हैं। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? विवान कहता है। वंश भी मुस्कुरा कर कहता है, हाँ दिल्ली चलते हैं। दोनों कंडक्टर के पास जाकर पूछते हैं, अंकल ये बस दिल्ली जाएगी? कंडक्टर सबको टिकट देने में बिजी होता है। बेटा साइड हो जाओ, मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? कंडक्टर की बात को इग्नोर करते हुए वंश कहता है, अंकल हमें भी दिल्ली जाना है। ठीक तभी पीछे से कोई आवाज लगाता है। वंश, विवान। दोनों पलट कर देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ वंश और विवान को ढूंढते ढूंढते अंजलि और गौतम को काफी देर हो जाती है। यहाँ तक कि पुलिस में रिपोर्ट तक कर दी जाती है और गौतम अपने आदमियों को भी वंश और विवान को ढूंढने के लिए कह देता है। लेकिन 2 घंटे बाद अचानक से गौतम के पास रिया का फोन आता है। फोन उठाते ही रिया गौतम को बताती है कि वंश और विवान मिल गए हैं। ये सुनते ही अंजलि फौरन गौतम के हाथ से फोन लेकर घबराते हुए रिया से पूछती है, कहाँ पर है मेरे बच्चे?
रिया कहती है, मैं खुद उन्हें लेकर आ रही हूँ, डोंट वरी। रिया वंश और विवान को होटल लेकर आती है। दोनों बच्चों को देखते ही अंजलि जल्दी से दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है। रिया गौतम और अंजलि को बताती है कि किस तरह से दोनों बच्चों ने बोर्डिंग स्कूल वाली बात सुन ली थी और बाहर चले गए थे। गौतम का फोन आते ही रिया भी उन्हें ढूंढने लगी थी और इत्तेफाक से रिया को वो दोनों बच्चे एक बस स्टॉप पर मिल गए। ये सुनकर अंजलि उन दोनों को डांटते हुए कहती है, तुम दोनों को जरा भी अकल नहीं है क्या? ऐसा किया जाता है? ठीक तभी रिया कहती है, अरे बच्चों को क्या इस तरह से डांटकर हैंडल किया जाता है? उन्हें प्यार से समझाया भी तो जा सकता है ना? अंजलि दो पल के लिए खामोश हो जाती है। वो जानती है कि रिया उसी की भाषा में उससे बात कर रही है। जब अंजलि के पास कोई जवाब नहीं होता तो रिया फिर से कहती है, सिर्फ माँ होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कोई सर्टिफिकेट मिल गया। पहले वजह जान लिया करो, फिर उसके बाद में ज्ञान दिया करो। तुम्हें पता भी है मैं वंश का कान क्यों ऐंठ रही थी? अंजलि वंश की तरफ देखती है। वंश अपना चेहरा नीचे झुका लेता है। अंजलि समझ जाती है कि रिया के कान ऐंठने की कोई खास वजह जरूर रही होगी। क्या हुआ था वंश? अंजलि वंश से पूछती है।